हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में करेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स के अध्याय 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगें पार्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम इसमें करेंगे इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखते हैं यहाँ पर प्रश्न जो हमें दिया है। पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें खालिस्तान तरंगें होती है। तो देखिए, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है। इस कारण से आपको इसके खालिस्तान में यहाँ पर आपको अनुप्रस्थ लिखना है। दूसरा है भू-स्थायी उपग्रह का आवर्तकाल खालिस्तान घंटे का होता है। तो जो भू-स्थायी उपग्रह होते हैं उनका आवर्तकाल होता है 24 घंटे का। कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का इनका आवर्तकाल होता है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग खालिस्तान होता है। तो ये जो निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है और जिसका मान होता है लगभग 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये इसका वेग होता है। पृथ्वी तल से ओजोन परत की ऊंचाई लगभग खालिस्तान है। तो जो पृथ्वी तल है उससे ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो होती है 30 से लेकर 50 किलोमीटर तक। कहाँ से कहाँ तक होती है? ये होती है 30 से 50 किलोमीटर तक। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए खालिस्तान तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो जो अंधेरा होता है और वहाँ पर फोटोग्राफी हमें करनी है तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है अवरक्त तरंगों का। पराबैंगनी प्रकाश देने वाले लैंपों के बल्ब खालिस्तान के बनाए जाते हैं। तो जो बल्ब होते हैं ये बनाए जाते हैं क्वार्ट्ज के। काय के बनाए जाते हैं? तो ये बल्ब बनाए जाते हैं क्वार्ट्ज के। विस्थापन धारा खालिस्तान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो जो विस्थापन धारा है ये विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होती है। विद्युत क्षेत्र के या विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, या आप चाहें तो इस विद्युत क्षेत्र की जगह लिख सकते हैं समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ये उत्पन्न होती है। आप चाहें तो लिख सकते हैं ऐसा, समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन। ऐसा भी आप लिख सकते हैं समय के साथ विद्युत फ्लक्स। क्या लिख सकते हैं? समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ये विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। एक्स किरणों द्वारा, क्या पूछा है? एक्स किरणों द्वारा शरीर की खालिस्तान का पता लगाया जाता है। तो शरीर की टूटी हुई हड्डी का पता लगाया जाता है। तो आपको यह लिखना है टूटी हुई हड्डी। किसी चालक में स्थायी धारा प्रवाहित करने पर विस्थापन धारा का मान खालिस्तान होता है। तो जब किसी चालक में हम स्थायी धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें विस्थापन धारा का मान नियत हो जाता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है नियत, यानी कि उसका मान फिक्स होता है। रडार प्रणाली में खालिस्तान तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो जो रडार प्रणाली है उसमें माइक्रो तरंगे या सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ लिखना है सूक्ष्म तरंगों। ऊष्मा की संवेदनशीलता खालिस्तान किरणों के द्वारा, ऊष्मा की संवेदनशीलता खालिस्तान किरणों द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये होती है अवरक्त किरणों के द्वारा। तो आपको यहाँ पर लिखना है अवरक्त। दूरसंचार के लिए खालिस्तान तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो दूर संचार में जो तरंगे काम आती है वो आती है माइक्रो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे। माइक्रो को हिंदी में सूक्ष्म बोला जाता है। तो आप यहाँ माइक्रो भी लिख सकते हैं और यहाँ पर सूक्ष्म तरंगें भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है अगला कि 1 मिलीमीटर से लेकर 100 मिलीमीटर तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों को खालिस्तान तरंगें कहते हैं। तो ये कहलाती है सूक्ष्म तरंगें। तो आपको यहाँ पर भी सूक्ष्म तरंगें लिखना है। उसके बाद है कि खालिस्तान किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है।
तो जो गामा किरणें होती है उनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो आपको यहाँ पर गामा किरणें लिखना है। फिर है कि एक त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र एवं खाली स्थान दोनों उत्पन्न करता है। तो एक त्वरित आवेश जो है ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो आपको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लिखना है। फिर है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग का सूत्र खालिस्तान है। तो निर्वात में जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं उसका जो वेग है उसका सूत्र होता है C बराबर 1/√में म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ये इसका फॉर्मूला होता है वेग का। C बराबर 1/√म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, विद्युत स्पूलिंग के निकट खालिस्तान की गंध आती है। तो विद्युत स्पूलिंग का जब होता है तो वहाँ पर ओजोन की गंध आती है, तो आपको यहाँ लिखना है ओजोन। जीवाणुनाशक के रूप में खालिस्तान तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो जीवाणुनाशक के रूप में यूज़ किया जाता है पराबैंगनी किरणों का, तो यहाँ पर आपको पराबैंगनी लिखना है। फिर है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग है। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में जो सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग है वो है गामा तरंग, तो आपको यहाँ लिखना है गामा किरणें या गामा तरंग आपको लिख देना है। फिर है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है इनके संचरण के लिए यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है माध्यम। फिर आते हैं हम इनके एक वाक्य या एक शब्द के उत्तर की तरफ। पूछा हमसे पहला प्रश्न कि समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को क्या कहते हैं। तो ये कहा जाता है विस्थापन धारा। क्या कहलाती है ये कहलाती है विस्थापन धारा। फिर है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पूछा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित होता है, तो ये होता है पराबैंगनी किरणों का। तो आपको यहाँ लिखना है पराबैंगनी किरणें। फिर है कि टेलीविज़न के लिए कौन से तरंगों का उपयोग किया जाता है या कौन से तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं। तो यहाँ पर लाई जाती हैं अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें। क्या लिखना आपको यहाँ लिखना अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें। दृश्य प्रकाश के या दृश्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य की परास आपको लिखना है कि कितनी होती है। तो ये होती है 7000 ये होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। क्या होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। आप चाहें तो इसको मीटर में भी लिख सकते हैं। तो मीटर में क्या बनेगा, तो मीटर बनेगा 4 गुणित 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 7 × 10⁻⁻7 मीटर तक ये मीटर में हो जाएगा। और ये वाला जो था पहले हमने लिखा था ये एंगस्ट्रॉम में था। उसके बाद है कि फिंगरप्रिंट की जांच करने के लिए कौन से तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो जो फिंगरप्रिंट की जांच करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं पराबैंगनी किरणों का। किसका यूज़ करते हैं, पराबैंगनी किरणों का यूज़ इसमें किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ हमसे पूछा है 6 नंबर का, विद्युत चुम्बकीय तरंगें या विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव किस क्षेत्र के कारण संभव होता है। तो ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है इसमें जो प्रकाशीय प्रभाव होता है यह होता है उसके विद्युत क्षेत्र के कारण। इसके कारण होता है केवल विद्युत क्षेत्र के कारण। तो आपको यहाँ उत्तर लिख देना है विद्युत क्षेत्र।
आपको यहाँ पे क्या कारण लिखना है, आपको यहाँ पर लिख देना है विद्युत क्षेत्र। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ है कि 4000 और 8000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की तरंगों के निर्वात में वेगों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है ये कि दो तरंगे हैं, एक है 4000 एंगस्ट्रॉम की और एक है 8000 एंगस्ट्रॉम की। दोनों के मान अलग अलग है, किंतु दोनों ही तरंगे जो है ये निर्वात में चलती है। कहाँ चलती है, निर्वात में चलती है। और निर्वात में जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है उन सबका वेग एक जैसा होता है। उन सबका वेग कैसा होता है, एक जैसा होता है। तो इस कारण से यहाँ पर जो उनका अनुपात होगा वो समान होगा। और कितना होगा, वो होगा 1:1 में। कितना होगा, 1:1 का होगा। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो टीवी का रिमोट होता है वहाँ पर होती है इंफ्रारेड, जिसे बोला जाता है अवरक्त किरणें। तो आपको यहाँ पर लिख देना है अवरक्त। आयाम मॉड्यूलित बैंड यानी कि एएम की आवृत्ति परास लिखिए। तो इसकी आवृत्ति जो परास होती है ये होती है 540 से 1600, 540 से लेकर 1600 किलोमीटर। इसमें हर्ट्ज में आता है आवृत्ति, तो ये होता है किलो हर्ट्ज। क्या होता है ये, किलो हर्ट्ज। फिर है टीवी तरंगों की आवृत्ति परास लिखिए। जो टीवी तरंगें होती है उनकी आवृत्ति परास आपको लिखना है। तो ये होती है 3 × 10⁷ हर्ट्ज से कितनी, 3 × 10⁷ हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक, 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति परास होती है। फिर 11वां यहाँ पूछा हमसे कि आवृत्ति मॉड्यूलित यानी कि एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बैंड की आवृत्ति परास कितनी होती है, ये हमें बताना है। तो इसकी होती है 88 से लेकर 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति परास होती है। ये होती है मेगाहर्ट्ज तक। ध्यान रखें, जो आयाम मॉड्यूलेटेड होता है वो होता है किलो हर्ट्ज तक, और जो आवृत्ति मॉड्यूलेटेड होता है ये होता है मेगाहर्ट्ज तक। उसके बाद हमसे पूछा है अगला प्रश्न 12वें नंबर पे कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने पहले भी इसका आंसर लिखा था। इसका आंसर है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक, है ना। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक। फिर अगला प्रश्न है कि दूर संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो दूर संचार के लिए उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ लिख देना है उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे। फिर पूछा है हमसे कि सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य का परास क्या होता है। तो जो माइक्रो तरंगे होती है इनका जो परास होता है ये होता है 0.1 मीटर से 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक इनका तरंगदैर्घ्य परास होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, तो डेफिनेशन आपको लिखना है। तो ये होती है ऐसी तरंगे जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोलनों से बनती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती है। फिर है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जल का ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा कितना होता। तो देखिए यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का तो जो तल है उसका ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा अधिक हो जाता। तो आपको यहाँ पर इसके उत्तर में लिखना है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का जो तल है उसका ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा अधिक हो जाता। फिर पूछा है अगला कि विस्थापन धारा क्या है। विस्थापन धारा की आपको डेफिनेशन लिखना है। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र विद्युत धारा बोलेंगे। फिर पूछा है कि विद्युत विस्थापन धारा का सूत्र लिखिए। तो विस्थापन धारा का सूत्र होता है ID इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि ID इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई
d∅e/dt। ये इसका विस्थापन दर का सूत्र होता है ID = एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, बीच में है, मतलब d∅e/dt। उसके बाद अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि सही जोड़े का मिलान कीजिए। देखिए हम सही जोड़े का मिलान भी इस में कर लेते हैं। इसमें 3 सही जोड़ी दे रखी है, पहले सही जोड़ी हम मिलान करते हैं। तो देखिए पहले सही जोड़ी जो है वो यहाँ पर इनके वैज्ञानिकों के नाम के अकॉर्डिंग ही दे रखी है कि किस वैज्ञानिक ने कौन सी किरणों की खोज की थी। तो सबसे पहला आया है यहाँ पर रेडियो तरंगें। तो रेडियो तरंगों की जो खोज है वो की थी मार्कोनी ने। तो पहला ऑप्शन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ई, यहाँ लिख देंगे हम मार्कोनी। पराबैंगनी किरणें, तो जो पराबैंगनी किरणें हैं उनकी खोज की थी रिटर ने। पराबैंगनी की खोज किसने की थी? रिटर ने की थी। एक्स किरणें, तो जो एक्स किरणें हैं उनकी खोज की थी रोंटगन ने। तो इसका मिलान हम रोंटगन के साथ कर देंगे। इसका मिलान हम किसके साथ कर देंगे? रोंटगन के साथ में कर देंगे। फिर उसके बाद है गामा किरणें। तो गामा किरणों की जो खोज है वो की थी बेकरल ने। किसने की थी? बेकरल ने। तो इसका मिलान हम यहाँ पे कर देंगे। और बेकरल का जो पूरा नाम है वो है हेनरी बेकरल। और दृश्य प्रकाश, तो दृश्य प्रकाश की खोज की थी न्यूटन ने। तो इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है। उसके बाद है दूसरी सही जोड़ी, कॉलम ए और कॉलम बी दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला पूछा है अवरक्त किरणें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका एक उपयोग दे रखा है अंधेरे में फोटोग्राफी। तो इसका उपयोग ही हम करते हैं अंधेरे में फोटोग्राफी। तो इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का आधार, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो आधार है बेस है वो दिया था हर्ट्ज ने। तो ऑप्शन नंबर इसके साथ मिलान हम कर देंगे हर्ट्ज से। फिर है दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि। तो ये होती है 10⁻⁶। तो इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है। फिर है सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य की कोटि। तो जो सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य होती हैं इनकी कोटि होती है 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर तक। ये मीटर में दे रखा है, ध्यान रखें। इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है। फिर आया है ताप घटने की दर 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। तो ताप घटने की दर जो होती है ये होती है मध्यमंडल में। तो इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है। फिर है रेडियो तरंगें। तो जो रेडियो तरंगें होती है इनका उपयोग किया जाता है दोलित्र विद्युत परिपथ में। तो इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है। और बाकी क्या बचा? एक किरण और बची है पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणों का यूज हम करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में। तो आपको इसका मिलान यहाँ पर कर देना है। उसके बाद एक सही जोड़ी और है, उसका भी मिलान हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये तीसरे नंबर की सही जोड़ी है। कॉलम 1 दे रखा है और यहाँ पर कॉलम बी दे रखा है। मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं इस साइड में। और यहाँ पर तरंगों के नाम दे रखे हैं, एक तरफ वैज्ञानिक है और एक तरफ तरंग है। तो मिलान करना है। देखिए सबसे पहला रेडियो तरंग है। तो रेडियो तरंगों की जो खोज है वो की थी मार्कोनी। तो इसका मिलान हम इसके साथ में कर देंगे। पराबैंगनी तरंगें, तो जो पराबैंगनी तरंगें हैं इनकी खोज की थी रिटर ने। तो इसका मिलान हम यहाँ पर रिटर के साथ कर देंगे 2 नंबर पे। फिर है एक्स किरणें। तो एक्स किरणों की खोज की थी रोंटगन ने। तो इसका मिलान रोंटगन के साथ हम कर देंगे। फिर यह किरण लिखा है, चलिए हम इसको बाद में देखते हैं कि हो सकता है कौन सी किरण हो ये। फिर है दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश की खोज है वो की थी न्यूटन ने। ये 5वें नंबर का है। तो इसका मिलान हम यहाँ पर कर देंगे न्यूटन के साथ में। फिर है अवरक्त किरणें। तो जो अवरक्त किरणें हैं इनकी खोज की थी विलियम हर्शल ने। तो यहाँ पर आपको इसका मिलान कर देना है। अब कौन बचा है? तो यहाँ बेकरल बचा है। तो जो बेकरल है हेनरी बेकरल। तो हेनरी बेकरल ने गामा किरणों की खोज की थी। तो यहाँ कौन सी किरण दी गई है? तो इसका मिलान तो हम यहाँ लिख देते हैं 4 नंबर। और यहाँ पर ये किरण जो लिखी है इस किरण के आगे एक और शब्द है जो है गामा। तो ये कौन सी किरण के बारे में पूछा है? तो ये गामा किरण के बारे में पूछा है। तो
तो इस प्रकार से इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।